सबसे पहले बात करेंगे बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं। पटना से लेकर नवादा तक अपराधी बेलगाम हैं और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। पटना के सालिमपुर में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई तो दूसरी तरफ नवादा के नारदीगंज में बुजुर्ग महिला की हत्या कर लाखों रुपए लूट लिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। पटना के सालिमपुर थाना क्षेत्र का शाहपुर गांव, जहां एक युवक की जिंदगी का अंत गोलियों से लिख दिया गया। मृतक की पहचान खुसरूपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर निवासी वीरेंद्र कुमार के तौर पर हुई है। परिजनों का आरोप है कि मंझौली पंचायत के मुखिया के रिश्तेदार वीरेंद्र को घर से बुलाकर ले जाया गया था और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। खास बात ये कि मृतक और सोनू के बीच दोस्ती बताई जा रही है, यानी जिस रिश्ते में भरोसा था उसी रिश्ते पर अब हत्या का शक गहरा गया है। पूरी बात सर, 2 लड़का बुला के लाए कि चलिए मुखिया जी बुलाता है आपको, समझ ले सर। हम गाय दूर रहे थे तो जी पर कहो कि सवेरे कहाँ जाऊँ जाए बेटा, तो क्या वही बोलवा थे मुखिया जी, उनका भागना था। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। एक बीरू नाम वीरेंद्र कुमार और बीरू यादव जो लोदीपुर गांव के रहने वाले हैं, उनकी हत्या की सूचना मिली तो हम लोग आए यहाँ पे। डेड बॉडी को मतलब पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा करके पोस्टमार्टम पे भेज दिए हैं। बाकी संजीव पर छापेमारी कर रहे हैं हम लोग। हत्या का कुछ कारण भी सर पता चल पाया सर? आपसी है, दोनों मृतक और ये अभियुक्त सब आपस में दोस्त थे, उठना बैठना लोग साथ ही रहता था। पटना का दर्द अभी थमा भी नहीं था कि नवादा की नारदीगंज में हुई बर्बरता ने रूह कपा दिया। दरअसल घर के अंदर अकेली थी बुजुर्ग कुमारिया देवी। रात में बदमाश घर में दाखिल हुए, करीब 10 लाख रुपए की डकैती की और विरोध करने पर बुजुर्ग महिला के हाथ पैर बांधकर उनके साथ मारपीट की और फिर फरार हो गए। लेकिन सुबह जब महिला घर से बाहर नहीं निकली तो लोगों को शक हुआ। खोजबीन हुई और फिर सामने आया वो मंजर जिसने पूरे गांव को हिला दिया। घर के अंदर बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी थी। ग्रामीण एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला है जिसका निर्मम तरीका से हत्या किया गया है और साथ साथ उनके घर में भीषण डकैती का घटना को अंजाम दिया गया है। हम प्रशासन से अविलंब मांग करते हैं कि इस अति पिछड़ा समाज की बुजुर्ग महिला को अविलंब न्याय संगत कार्रवाई करके और उनके दोषियों को सख्त सजा दिलवाने का काम करें। एक तरफ घर के अंदर मातम था तो दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। नाराज लोगों ने शव के साथ नारदीगंज बाजार में आगजनी की, सड़क जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। तस्वीरें देखिए, ये आक्रोश सिर्फ नारदीगंज बाजार का नहीं है, ये बिहार की उस आम जनता का है जो अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। सड़कों पर जलते टायर और जाम लगा रास्ता प्रशासनिक विफलता की गवाही दे रहे हैं। अपराध की ये आग अब अपनों की जान ले रही है। वक्त है पुलिस प्रशासन के जागने का, इससे पहले कि ये खौफ हर घर की दहलीज तक पहुंच जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। बड़ी खबर पटना से है, जहां कंकड़बाग इलाके में देर रात ज्वेलर्स ओनर पर गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। ज्वेलर्स दुकान के मालिक दीपक दुकान का आगे का शटर बंद कर अंदर बैठे थे और इसी दौरान एक बदमाश पीछे के रास्ते से दुकान में घुस आया। जद्दोजहद के दौरान दीपक के पेट में गोली लग गई। घटना के बाद बदमाश मौके पर पिस्टल छोड़कर फरार हो गया। घायल दीपक को निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, मैगजीन और 3 कारतूस बरामद किए। एसडीपीओ सदर वन मनोज कुमार ने घटना की पुष्टि की है। खबर वैशाली से है, जहां ठेकेदार राम नरेश राय हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और मुख्य आरोपी सहदेव राय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह जमीन विवाद सामने आ रही है। एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि मृतक और आरोपियों के बीच जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और कुछ महीने पहले राम नरेश राय को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मृतक की पत्नी के बयान पर 3 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस बाकी आरोपियों और शूटरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मिलते ही टीम वहां पहुंची और पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए
प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी सहदेव राय पिता स्वर्गीय शीतल राय साकिन दिघीपुर थाना सदर जिला वैशाली को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। छपरा में बोलबम की आड़ में अंतर जिला शराब तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। लाखों की अंग्रेजी शराब के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मांझी थाना पुलिस ने बलिया मोड़ के पास विशेष वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें 2 गाड़ियों से 276 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई और ड्राइवर समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस के अनुसार शराब को धार्मिक यात्रा में इस्तेमाल होने वाले बोलबम परिधान की आड़ में ले जाया जा रहा था, ताकि जांच के दौरान पुलिस को भ्रमित किया जा सके। शराब कारोबारी के इस नए जुगाड़ के सामने आने के बाद अब सभी बोलबम लिखे गाड़ियों की जांच शुरू कर दी गई है, क्योंकि ये तमाम गाड़ियां झारखंड से होकर आती हैं। शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्कर शराब तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। मोतिहारी के पहाड़पुर थाना इलाके में घोड़े से शराब की तस्करी का नया खेल का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने तकरीबन 200 बोतल विदेशी शराब की खेप को पकड़ा है। साथ ही शराब तस्करी कर रहे घोड़े को भी पकड़कर थाने लाई है। फिलहाल तस्कर की तलाश की जा रही है। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की जांच की अंतरिम रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपे जाने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई। इसी बीच भरत की मां आशा देवी ने कहा कि उन्हें पैसे या नौकरी नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। आशा देवी ने सरकार से मांग की कि भरत तिवारी को 15 अगस्त के अवसर पर शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने मामले में आरोपी बताए जा रहे अधिकारी और पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मरले बजे कर हाथ वगैरह फांसी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ मांगने की हमारे ये चाहिए, फांसी चाहिए बस भैया, फांसी की सजा होना चाहिए और कुछ नहीं। सब नहीं शायद नहीं, अभी तो नहीं है। शहीद का दर्जा मिलना चाहिए भैया को, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जान दिया है, अपना कुर्बानी दी है। खबर बगहा से है, जहां वाल्मीकि नगर के भेड़िहारी में खेती करने गए किसान विजय हल्दर पर बाघ ने हमला कर दिया। हमले में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक भेड़िहारी बंगाली कॉलोनी का निवासी बताया जा रहा है। घटना के बाद से आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने शव को भेड़िहारी चौक के पास सड़क पर रखकर वाल्मीकि नगर बगहा मुख्य सड़क जाम कर दिया है। ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मुआवजा और मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने वन विभाग के एक वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही एसडीएम और पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा। मैं गया तो बस वहाँ पे बाघ पकड़ लिया और तो सुपरमैन ये जंगल में खींच कर लेके जा रहा था, तो कुछ लोग देख लिया तो उसको लाश को बस लाश हम लोग को मिल गया। ये हम लोग को नसीब है, उसका लाश भी हम लोग देखने पाए। क्या नाम है उसका? उसका विजय हल्दर नाम है। तो ऐसा ही होता रहता है, बाघ आता है मार देता है। सर बाघ तो रात भर लोग शाम के बाद, पहले डाकू के डर में नहीं निकालता था, जानवर के डर में हम लोग 7-6 बजे के अंदर घर में घुस जाते हैं। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सुल्तानगंज में गंगा उफान पर है। जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंचने लगी है। अजगैबीनाथ मंदिर के चारों तरफ पानी भरने के बाद दुकानें डूब गईं। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एसडीआरएफ स्थानीय नाविक गोताखोर को घाट पर 24 घंटे तैनात किया गया है। जिस तरह से तेज गति से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे निचले इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा में उफान है और अजगैबीनाथ गंगा घाट पर बनी दुकानों में पानी भर गया है। दुकानदार अपनी दुकान को खाली कर ऊंची जगह पे जा रहे हैं। साथ ही साथ जो अजगैबीनाथ मंदिर की ओर जाने वाली सड़क है, उस पर भी घुटने भर से ज्यादा पानी भर गया है। श्रद्धालु पानी में ही आना जाना कर रहे हैं। हालांकि कुछ श्रद्धालु फुट ओवर ब्रिज के जरिए भी मंदिर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 24 घंटे एसडीआरएफ स्थानीय गोताखोर और नाविक को तैनात किया गया है और माइकिंग के जरिए श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग के अंदर स्नान करने की अपील की जा रही है। जिस तरह से भागलपुर में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पहली बार बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। इस मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने मंच से कई बड़े ऐलान किए। खासकर युवाओं और छात्रों को ध्यान में रखकर बड़ी घोषणा की गई। सीएम ने बिहार के स्कूल कॉलेज के छात्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की तैनाती करने की बात कही। साथ ही विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत का ऐलान किया। मुख्यमंत्री की घोषणा पर विपक्ष तंज कस रहा है। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परेड की सलामी ली और पहली बार झंडा फहराया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास और जन सेवा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का विस्तार से जिक्र किया। इसके साथ ही सेवा, संकल्प और समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ने का प्रण भी दोहराया। मुख्यमंत्री के भाषण का फोकस मुख्य तौर पर युवाओं और छात्रों पर ही रहा। सीएम ने दावा किया कि सरकार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। देश में सबसे अधिक महिला पुलिस बल बिहार में है और अब बिहार के स्कूल कॉलेजों में पुलिस दीदी को उनकी सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। इसकी शुरुआत रक्षाबंधन से होगी। यही नहीं, पुलिस दीदी छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूटी के साथ तैनात रहेंगी। इस देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, एक तो आरक्षण देकर बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा पुलिस बल में आज यदि संख्या हो गई तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार पुलिस में 32,450 महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य में है। साथियों, छात्रों की सुरक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं के लिए एक और बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि 17 अगस्त से पूरे बिहार में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। इस पोर्टल के जरिए छात्र अपनी पढ़ाई, संस्थान, छात्रावास और कोचिंग से जुड़ी समस्याओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। सरकार का दावा है कि पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जो परीक्षाओं की निगरानी करेगी। हम बिहार में एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता कमेटी बनाएंगे, जिसके माध्यम से और शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है उसकी स्थापना किया जाए। इसके साथ साथ परीक्षा के क्षेत्र में परीक्षा कैसे सख्ती से लिया जा सकता है, परीक्षा के गुणवत्ता को कैसे ठीक किया जा सकता है और निष्पक्ष होकर कैसे इसकी पूरी चीजों को स्थापित किया जा सकता है, इसमें एक हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएंगे और जो इस पूरी कमेटी की संरचना बनाकर बिहार के बच्चों के भविष्य का पूरी तरह निष्पक्ष काम करने का काम बिहार की सरकार करेगा। वहीं परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने की सीएम सम्राट चौधरी के ऐलान के बाद विपक्ष की ओर से आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। जिस तरह से परीक्षाओं में धांधली होती है, परीक्षाओं को संचालित करने में जो एजेंसियां शामिल होती हैं, वहीं से प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, उसके रोकने की दिशा में सरकार और सरकार के स्तर से गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जा रही है। तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, तमाम परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तमाम परीक्षाओं में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। नियुक्तियां तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गई हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को शिक्षा और परीक्षा के लिए आयोग का गठन करना चाहिए। अच्छी शिक्षा, स्वच्छ परीक्षा हर छात्र का हक है और ये हक उसे कैसे मिले, ये जवाबदेही सरकार को तय करनी होगी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने इरादे जता दिए हैं। सरकार का पूरा फोकस अब युवा वर्ग पर रहने वाला है। युवाओं और छात्रों की सुरक्षा के साथ ही उनकी शिक्षा में सुधार सरकार का सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। विपक्ष ऐसे फैसलों पर भले सवाल खड़े कर रहा हो, पर सरकार युवाओं और छात्रों की बेहतरी पर केंद्रित है, इसका संदेश बिल्कुल साफ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। लेकिन एक बात पिछले स्वतंत्रता दिवस के आयोजन से अलग रही। पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया गया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने शक्ति की सप्तधारा का मंत्र साझा किया और साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी की। ये रिपोर्ट देखिए। पूरा देश तिरंगे के रंग में सराबोर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति की तस्वीर दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार लगातार लाल किले पर तिरंगा फहराया और देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए शक्ति की सप्तधारा का मंत्र दिया। साथ ही युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी। मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है और इसके लिए युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। पीएम ने कहा, अब वक्त आ गया है कि भारत बड़े सपने देखे, क्योंकि छोटे सपने देखने का वक्त अब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी की ओर से दिमागी नक्सली पर दिए बयान का केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आज देश की जरूरत है कि विदेशी तंत्र से जुड़कर हिंदुस्तान को बर्बाद करने में जुटे लोगों से युवा सतर्क रहे। उन्होंने जेन जी और जेन अल्फा के साथ हर भारतवासी से सतर्क रहने की अपील की। साथ ही महिला आरक्षण को लेकर की गई अपील की सराहना करते हुए सभी राजनीतिक दलों को साथ आने की अपील की। जवान लोग हैं, युवा लोग हैं, उनकी जरूरत है कि वो दिमागी नक्सलाइट से बचें। ये शस्त्र वाला नक्सलाइट तो उसको दबाया जा रहा है, दब गया है, लेकिन ये बाहरी विदेशी तंत्र से लाभान्वित होकर के आज हिंदुस्तान को बर्बाद करने के चक्कर में है। वैसी परिस्थिति में सभी जेन जी को और जेन अल्फा को भी इससे सतर्क करना चाहिए और साथ साथ हर भारतवासी को सतर्क करना। प्रार्थना करते हैं कि सब कोई साथ दीजिए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। मैं भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के इस प्रार्थना को समाज को समझना चाहिए और साथ देना चाहिए। हर विधायक, हर एमपी, हर राजनीतिक दल के लोग को इसके लिए लाना चाहिए रास्ता और समय, जिससे कि वो बिल पास हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम के काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के लिए किए गए कामों को सामने रखा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो। गिरिराज सिंह ने रोडवेज, एयरपोर्ट और वाटरवेज के क्षेत्र में हुए कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री के काम को मान रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये दिखाई नहीं देता। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनका चश्मा ठीक नहीं है और उन्हें अपना चश्मा बदल लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए जो काम किया वो देश के सामने रखा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, तो देश तो मान रहा है। कुछ लोगों का है जिनका चश्मा खराब है, उनको नहीं दिखाई देता। देश तो देख रहा है, एयरपोर्ट देख रहा है, सड़क देख रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने वंदे मातरम के हो रहे विरोध को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया है। उन्होंने विपक्ष से देश को गाली देने से बचने की सलाह दी। प्रशांत किशोर की ओर से लगाए गए आरोप के बाद मनोज तिवारी ने कहा कि जीतने के बाद जो झुकता है वो संस्कारी होता है, जो जीतने के बाद भी गाली दे वो अहंकारी होता है। वहीं भरत तिवारी के मामले में सीएम सम्राट चौधरी की पहल का भी बीजेपी सांसद ने स्वागत किया है। 1925 में बना और आजादी के साथ उसको राष्ट्रगीत गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी सबने स्वीकार किया। और ये कहते हैं कि हम इसको नहीं गा सकते हैं, इसको नहीं परेशानी में डाल रहे हैं। तो
तो ये सब कुछ दिखाता है कि देश के लिए कम से कम मोदी जी को जितना बुराई करना हो कर लो, जो मनोज तिवारी को गाली देना है दे लो, लेकिन देश को तो मत गाली दो, ये मैं प्रार्थना कर। जिस मनोज तिवारी ने देश दुनिया में बिहार का हर जगह परचम लहराया है, एक चुनावी बात को लेकर के जीतने के बाद भी तुम अपशब्द बोलते हो आप। तो मैं देखो, चुनाव में तो हम लोग जो भी कहना, चुनाव की बात चुनाव में है, लेकिन चुनाव के बाद भी प्रशांत किशोर जी के मुंह से मनोज तिवारी के लिए गाली, मैं उसको बिहार के लोगों पर छोड़ दूंगा। दरभंगा में बाबा भोलेनाथ की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बाबा भूतनाथ डाक कांवरिया संघ के संस्थापक और संरक्षक जानकी नंदन चौधरी के नेतृत्व में हजारों श्रद्धालुओं का जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। इस धार्मिक यात्रा में 1800 डाक बम, 1000 कांवरिया बम और करीब 500 सेवादार शामिल हुए। होरलपट्टी स्थित बाबा जनेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ यात्रा शुरू की। जत्थे में शामिल डाक बम और कांवरिया बम बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए सुल्तानगंज रवाना हुए। वहीं सेवादार पूरी यात्रा के दौरान कांवरियों की सेवा में जुटेंगे। हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा माहौल शिवमय हो गया। 1800 डाक बम बाबा धाम की जा रहा है, साथ में 1000 बोलबम भी है, 1500 सेवा दल भी है। हम सभी बाबा धाम की ओर जा रहे हैं और भोलेनाथ से हमारी मंगल कामना है, जो पूरे पृथ्वी पर शांति हो, मंगलमय हो, जय विजय हो। पूजा इबादत जिंदगी में जरूरी है। आप जिस भी धर्म में जन्म लिए हो, इबादत जरूरी है, पूजा जरूरी है। इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है, नया आविष्कार होता है। मिथिला में नवविवाहितों का प्रसिद्ध पर्व मधुश्रावणी हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो गया। पूरे मिथिलांचल में नवविवाहितों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और पर्व के अंतिम दिन विशेष रस्में निभाई गईं। समापन के अवसर पर टेमी दागने की रस्म के बाद सिंदूर दान की परंपरा निभाई गई। इस दौरान नवविवाहितों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। घर आंगन में गीत संगीत और पारंपरिक लोकाचार के बीच मधुश्रावणी का समापन हुआ। बता दें, मधुश्रावणी पर्व मिथिला की समृद्ध संस्कृति और परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें नवविवाहित महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। करीब 2 सप्ताह तक चले पर्व के समापन पर लोगों ने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। पति के लंबी आयु के लिए करल गेल सदियों से, वह के लेल हमहू सब केलहुं है, हमरो सब के विध भेल है। तखन मधुश्रावणी में जो है मतलब हर जगह नवविवाहितों को जो है मतलब टेमी दागा जाता है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि वो मतलब आग से ऐसे मतलब टेमी को जला के गरम गरम से जो है मतलब दिया जाता है। हाँ, और कहीं पे शीतल टेमी पड़ता है। तो हम लोग में जो है शीतल टेमी है, मतलब जो गरम टेमी होता है उसमें क्या बोला जाता है कि अगर टेमी गरम मतलब उसमें फोका निकल गया तो बहुत शुभ है, और नहीं निकला तो मतलब बोला जाता है इतना शुभ नहीं है। तो मतलब जितना टेमी का फोका पड़ा उतना शुभ है, वो हमेशा सुहागन रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।